दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हम लोग रोजाना की तरह 9 से 10 बजे की जो हमारी क्लास रहती है, यानी कि उत्तराखंड और हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, उसी की तरह से आज भी हम लोग उत्तराखंड के मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं। और आज हम लोग जो है बढ़ चुके हैं, आप लोग देख लीजिए, उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 19 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और इसमें भी मैं आपके सामने उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें लेकर आ रहा हूं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों इसमें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पहले आ चुके हैं, तो थोड़ा सा आज का जो सेशन है इसे ध्यान से देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जहां पर रटने की संभावना है वहां पर थोड़ा सा मेरे साथ फोकस लगाकर आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। सबसे पहला जो आज का हमारे पास प्रश्न है, नायक जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शासक के समय मिलता है? दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा गया है नायक जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस शासक के समय मिलता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में राजा भारती चंद है, राजा गरुड़ ज्ञानचंद के समय, बाज बहादुर चंद के समय, या फिर लक्ष्मी चंद के समय। आपको बताना है कि जो नायक जाति का उल्लेख है वो सबसे पहले किसके समय मिलता है। और ऑप्शन ये सारे के सारे चंद शासक मैंने आपको दिए हैं, तो आपको ऑप्शन ए यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, भारती चंद। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को ये आता भी होगा। भारती चंद इसका सही उत्तर है। आप लोगों ने, अगर आपको मालूम हो तो भारती चंद और डोडी राज्य का मतलब नेपाल के बीच, इनके बीच युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, 12 वर्षीय युद्ध। ये जो 12 वर्षीय युद्ध है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध युद्ध रहा, 12 वर्ष का युद्ध था। और ये जो उत्तराखंड और नेपाल वाला क्षेत्र है, इसे तो दोस्तों नेपाल वाले क्षेत्र को डोडी कहा जाता है, और ये था कुमाऊं वाला क्षेत्र। तो भारती चंद की जो सेना थी इसने युद्ध लड़ा था 12 वर्षों तक डोडी राजा के साथ। और इस दौरान जो भारती चंद की सेना थी वो इस डोडी राज्य में लड़ रही थी 12 सालों तक। तो ऐसे में दोस्तों उन सेनाओं के संबंध डोडी की जो महिलाएं थी उनके साथ बन गए थे, और फिर उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं को नायक जाति के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका इतिहासकार अलग अलग इतिहास भी बताते हैं। कुछ इतिहासकार इसे खस जाति से बहुत प्राचीन इतिहास इनका बताते हैं, लेकिन एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे इसी युद्ध से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। तो संभवतः जो ये भारती चंद के समय युद्ध लड़ा गया था यहीं से नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। इसके अलावा फिर नायक जाति के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, मध्यकाल में भी, आधुनिक समय में भी होते रहे। इनके लिए कानून में भी लगातार अलग से प्रावधान, ये बहुत बड़ा एक विषय है। इस पर मैं आपके सामने एक अलग से वीडियो भी अवश्य लाऊंगा नायक जाति पर, जैसे नायक जाति हो गई या फिर यहाँ पर कुली बेगार व्यवस्था हो गई, ये तो इस टाइप के मैं टॉपिक लाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक अलग से, वहां मैं डिटेल से आपको ये चीजें समझाऊंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारती चंद। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा ये बनाए जाते हैं। ऑप्शन है बांस से, रिंगाल से, देवदार से, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्टा आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे, क्योंकि पहाड़ से आप लोग जितने भी अधिकांश बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा मोस्टा किस चीज से बनता है ना। अगर आप लोगों ने पहाड़ों में देखा होगा टोकरियां होती हैं, या फिर जो पीछे से जो जिसपे घास वगैरह या फिर गोबर ढोने के लिए इस्तेमाल होता है, हालांकि अब वो प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन पहले इसी मोस्टा जो है इसी चीज से बनाए जाते थे। और ऑप्शन आपके पास बांस, रिंगाल, देवदार। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी करते हैं। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है, वैसे आप लोगों को आ रहा होगा, इसका बी है, रिंगाल से। रिंगाल और बांस ये एक जैसी प्रजाति के हैं, परंतु बांस बहुत बड़े होते हैं और काफी मोटे होते हैं, जबकि रिंगाल छोटे पौधे होते हैं और पतले होते हैं। इसका जो उदाहरण है, जो लोग पहले पहाड़ों में जिन्होंने पढ़ाई की है उन लोगों ने इस रिंगाल की कलम का इस्तेमाल भी किया होगा। आपने अगर स्याही से लिखा होगा तो वही रिंगाल है, इससे दोस्तों ये मोस्टा बनाए जाते हैं। समझ गया? तो इसका याद रखिएगा, रिंगाल से बहुत सारे लोग, बांस इसे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में असंगत को छांटिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी उत्तराखंड के क्या कहते हैं इस तरह के संस्थान वगैरह है, इन संस्थानों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि संस्थान 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरह की चीजों को याद करने का। यहां पर देखिए, निम्न में असंगत, एक गलत है इनमें से, और ये बाकी संस्थान मैंने पूछे। पहला देखिए, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर। दूसरा देखो, बिल्कुल इससे जो कंफ्यूजन वाले हैं ये सारे एक दूसरे से जुड़े लगते हैं, जड़ी बूटी शोध संस्थान एवं विकास संस्थान, ये गोपेश्वर में है। जीवी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान कटारमल,
इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ताड़ीखेत। तो इनमें से आपको एक बताना है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, स्वयं को भी परखने का प्रयास करते रहिएगा। बाकी मैं यहां पर हूं आपको समझाने के लिए जो जो इसके सही आंसर होंगे। यहां पर ऑप्शन जो ए है, इस उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, श्रीनगर में है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। दूसरा है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, ये बिल्कुल सही है, गोपेश्वर चमोली जनपद में है। इसके अलावा जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, ये कटारमल अल्मोड़ा में। जब मैंने आपको मंदिर की सीरीज चलाई हमने, तो वहां पर मैंने आपको कटारमल मंदिर पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पहुंचे कटारमल। तो रास्ते में कटारमल पहुंचने से पहले आपको ये भी रास्ते में मिल जाएंगे, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान। और इसके अलावा दोस्तों इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये गलत है, ये ताड़ीखेत में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ये है मोहान में। और जो मोहान है, मोहान भी दोस्तों अल्मोड़ा में है, तो याद रखिएगा ये मोहान में पड़ता है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है दूसरा जो ताड़ीखेत में है, तो आप याद रखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये ताड़ीखेत में। इन दो में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं। देखो पहला क्या है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये कहां पर है, ये मोहान में है। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च, ये हमारा ताड़ीखेत में। तो इन दोनों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह के बन रहे हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चौथा क्वेश्चन। यहां पर चौथा क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन ए में गंगोत्री, बी मिलम ग्लेशियर, सी पिंडारी ग्लेशियर और ऑप्शन डी है रालम ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। अगर दोस्तों आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है पहला गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर हमारा उत्तरकाशी जनपद में है, आप सभी लोग जानते हैं। इसी गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी जो है गंगा भी निकलती है। इसके अलावा ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये दोस्तों सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का, ये सिंपल सी बात होगी। दूसरा आप लोग देख लीजिए मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर हमारा पिथौरागढ़ जनपद में है, पिथौरागढ़। और इसी मिलम ग्लेशियर को कुमाऊं का, ये तो गढ़वाल और उत्तराखंड का सबसे बड़ा हो गया कौन सा, गंगोत्री। ये जो मिलम ग्लेशियर है इसे दोस्तों कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। अब जब कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये है तो जाहिर सी बात उत्तराखंड का फिर दूसरा इसको होना चाहिए था सबसे बड़ा, लेकिन ये दूसरा सबसे बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो है कंफ्यूजन रहता है, तो उसे मैं थोड़ा सा दूर करने का प्रयास करूंगा। तो ये कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो पिंडारी ग्लेशियर है ये दोस्तों 3 जनपदों में फैला। वैसे मुख्य रूप से ये पेपर में आ चुका है तो बागेश्वर ऑप्शन आता है, लेकिन असल में ये 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जनपद में, तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये हमारा मान लीजिए उत्तराखंड है, और आप लोगों को पता है कि ये पिथौरागढ़ जनपद हो गया है, और ये पिथौरागढ़ के पास बागेश्वर है, और ये जो है चमोली हो गया है। ऐसे में ये जो ग्लेशियर है ये चमोली से इस प्रकार से जाते हुए फिर बागेश्वर में है और फिर पिथौरागढ़ में है। तो 3 जिलों में फैला हुआ है, गढ़वाल में भी है, कुमाऊं में भी है। अब जब बात आती है तो आप अगर देखोगे ये जो ग्लेशियर है सबसे ज्यादा इसका पार्ट जो है बागेश्वर में है। ऐसे में इसको बागेश्वर में कहा जाता है पिंडारी ग्लेशियर को, जबकि पिथौरागढ़ में भी इसका हिस्सा है, चमोली में भी। अब बारी आती है कैसे में कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर यही पिंडारी ग्लेशियर है। क्यों है, क्योंकि इसको फिर हम लोग यहां से पूरा मापते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ऐसे में ये इस मिलम ग्लेशियर से बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट भी आ जाता है चमोली का, तो दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। जबकि अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुमाऊं की बात करेंगे, कुमाऊं का कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इसमें ये जो चमोली वाला पार्ट है इसको नहीं गिना जाता है, तो कुमाऊं में सिर्फ इसको इतना गिनते हैं। तो इससे ज्यादा जो है मिलम ग्लेशियर की लंबाई हो जाती है। ऐसे में मिलम कुमाऊं का सबसे बड़ा हो जाता है, और अगर पूरा इसको मापे तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा पिंडारी हो जाता है। बाकी दोस्तों रालम ग्लेशियर है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में है ना, रालम मिलम ये सारे के सारे पिथौरागढ़ जनपद में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में असंगत को छांटिए। यहां पर भी आपको एक गलत छांटना है, मैंने आपके लिए ताल दिए हैं और इन तालों में से आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। समझ गया? तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर काणा ताल, काणा ताल उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन बी है मातृका ताल, चमोली जनपद। सी झल ताल,
नैनीताल या फिर बेनीताल आदि बद्री के निकट। इनमें से दोस्तों एक गलत है, उसी गलत को आपको छांटना है और उसका जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स पर आप अपने जवाब स्पीड के साथ देते रहिएगा, अपना मूल्यांकन स्वयं के द्वारा करते रहिएगा। इसका अगर हम लोग गलत उसकी बात करें कि इनमें से देखो काणाताल बिल्कुल सही है। काणाताल दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है, पेपर में पूछा भी जाता है। मत्रिका ताल ये चमोली जनपद में है। झलताल ये यहां पर गलत है। झलताल आपको याद रखना है, झलताल नैनीताल में नहीं है, झलताल दोस्तों चमोली जनपद में है। और अगर कभी ताल पूछे जाए कि ताल उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ताल कहां पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा ताल चमोली में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल, तो सबसे बड़ा ताल सहस्त्रताल है। और इस तरीके के भी दोस्तों क्वेश्चन आपको ताल से याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महात्मा गांधी ने, छठा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किस पुस्तक में कहा है? भाई उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना भी की है महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो उन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा है ये आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन अगर आप देखो, उनकी मैंने यहां पर किताबें लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा है यंग इंडिया में, या फिर नवजीवन में, या इनमें से वो पुस्तक यहां पर मैंने ऑप्शन में नहीं दी है। तो जो आपको लग रहा है उस हिसाब से आप अपना उत्तर दीजिए, बाकी फिर मैं आपको समझाऊंगा। पूछा क्या गया है कि महात्मा गांधी ने, भाई महात्मा गांधी जी आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में ये जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, तो उस दौरान महात्मा गांधी जो है 1929 में ये उत्तराखंड में आए थे। और इस दौरान ये कौसानी बागेश्वर में रुके थे, और वहीं पर जो अनाशक्ति आश्रम है वहां पर ये 14 दिन तक रुके थे। वहीं पर अनाशक्ति जो है नाम से वो भी लिखी थी इन्होंने। तो इस दौरान दोस्तों जब ये प्रभावित हुए यहाँ के वातावरण से, तो इसी कौसानी को इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी यंग इंडिया, इसमें इन्होंने भारत के स्विट्जरलैंड की इसको संज्ञा दी थी। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है कि वशिष्ठ गुफा ये किस जनपद में स्थित है? वशिष्ठ गुफा किस जनपद में स्थित है? ये तो गुफा वगैरह ये तो इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें ज्यादातर समझने वाली कोई चीजें नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है कि इनको आप रटे, ज्यादा गुफाएं नहीं है, एक लिस्ट बनाओ वहां पर इनको रटिए और अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि गुफाओं से एक प्रश्न पक्का बनता है, 100% बनता है। अगर आप लोग इनको स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं तो आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी। और मुझे पता है कि आप लोगों में से 90% ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया होगा, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में पूछी गई है। तो अगर वशिष्ठ गुफा पूछे तो आपको सीधा जवाब लगाना है, चमोली जनपद में है वशिष्ठ गुफा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है आज का हमारे पास, और 8वां क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक की लेखक कौन है? ये भी बहुत बार पूछी जाती है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है मूलाराम के द्वारा, मुकुंदीलाल के द्वारा, गुमानी पंत, या फिर H.G. वर्टन के द्वारा की गई है। ये भी आप लोग कोई भी गलत नहीं करेगा, समझ गया। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उनके लिए गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक बहुत बार आपको जगह जगह दिखाई देती होंगी, फेसबुक में या वहाँ बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। ये जो मुकुंदीलाल है, इनके आगे आपने हमेशा देखा होगा बैरिस्टर शब्द लगा होता है। बैरिस्टर का मतलब वकालत, वकील थे ये, और बहुत ही जबरदस्त वकील थे ये। इसमें भी दोस्तों जो टिहरी रियासत रही, टिहरी रियासत में भी इन्होंने जो है बाकायदा जज के रूप में अपना जो है काम किया था। 4-5 साल तक ही इन्होंने वहां पर भी वकालत की थी। इसके अलावा जो ये शख्स है मुकुंदीलाल जी, ये बहुत ही अलग अलग तरह का इनके पास टैलेंट था। ये क्या नहीं थे, फोटोग्राफर ये थे, वकील ये थे, स्वतंत्र सेनानी में इन्होंने हिस्सा लिया था, विधानसभा के चुनाव इन्होंने, राजनीति में इन्होंने अपने हाथ आजमाए थे और उसमें विजय प्राप्त की थी। बहुत सारे लेखक ये थे, चित्रकार ये थे, तरह तरह की जो है इनके पास दोस्तों टैलेंट था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है मुकुंदीलाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 9वां क्वेश्चन। वीर केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा या फांसी कब दी गई थी? ये वीर केसरी चंद वही है जो जौनसारी जनजाति से जुड़े हैं और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीर केसरी चंद को कब फांसी दी गई थी? 3 मई 1945, 1 नवंबर 1920, 3 अक्टूबर 1945, 1 नवंबर 1946। ये आपके सामने ऑप्शन है और इसका जवाब आप स्पीड के साथ देते रहिए। वीर केसरी चंद दोस्तों, इन्होंने, ये पहले ऐसे शख्स है जौनसारी जनजाति से जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज सेना में हिस्सा लिया था। और आजाद हिंद फौज सेना में दोस्तों इन्होंने अपना
अपूर्ण जो शौर्य बलिदान दिया, तो उसके लिए अंग्रेजों के द्वारा इनको 3 मई 1945 को फांसी की सजा दे दी गई थी या फांसी दे दी गई थी। इनको 3 मई 1945 को फांसी हो गई थी। और दोस्तों इसी 3 मई को आज भी वीर केसरी चंद की याद में इनकी शहादत पर जो चक्राता क्षेत्र है, वहीं पर चक्राता के निकट एक जगह है चौलीथात, वहां पर दोस्तों इनका मेला लगता है चौलीथात में। और इसी चौलीथात को दोस्तों रामताल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। रामताल गार्डन, ये ताल था पहले लेकिन अब यहाँ पर जल सूख चुका है, तो रामताल गार्डन चौलीथात में इनके उस पर मेला लगता है। बाकी अगर जन्म की बात करें तो 1 नवंबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास आज की सीरीज का, और 10वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में बगवाई त्योहार किस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो भाई इस पर तो मैं चर्चा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस पर तो बहुत बार जगह जगह पर जो है क्वेश्चन ये आया भी है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए दीपावली, बी होली, सी नवरात्र, डी फुलदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दीपावली। तो दीपावली को यहाँ पर बगवाई के रूप में भी कहा जाता है या फिर इसको मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछा गया है कि कैनी कौन थे, जमींदार थे, कृषक मजदूर थे, राजस्व अधिकारी थे या फिर कैनी ग्राम प्रधान थे। तो इसका जवाब, इसमें तो मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जब यहाँ के जो आंदोलन पढ़ाऊंगा, तो उस दौरान मैं आपको अवश्य इस कैनी के बारे में विस्तार से भी समझाऊंगा। तो दोस्तों ये पेपर में आ चुका है, कैनी जो है कृषक मजदूर थे। समझ गया। आगे बढ़िए 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा किस शासक के द्वारा स्थानांतरित की गई। यानी कि चंद वंश की, ये दोस्तों चंद वंश की राजधानी है और चंपावत से अल्मोड़ा में किसके द्वारा स्थापित की गई। आपको पता होना चाहिए कि जो सोमचंद थे, सोमचंद के द्वारा जो है चंद राजवंश की जो राजधानी थी उसे चंपावत में स्थापित की गई थी, और बाद में फिर एक शख्स ऐसा आया जिसने इसे अल्मोड़ा में स्थापित की। तो आपके सामने ऑप्शन है भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद, रुद्रचंद और ज्ञानचंद। इनमें से राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बालो कल्याणचंद। हालांकि ये जो राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने का सपना था, ये भीष्मचंद का था और भीष्मचंद बालो कल्याणचंद के पिता थे। तो भीष्मचंद राजधानी ले जाना चाहते थे चंपावत, कारण अल्मोड़ा। कारण क्या थे, क्योंकि चंपावत जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी एक खतरे के उस पर आ गया था, और दूसरा दोस्तों इनका साम्राज्य इतना बड़ा फैल चुका था कि इन्हें सेंटर की आवश्यकता थी। तो अल्मोड़ा बिल्कुल सेंटर में जगह थी। ऐसे में भीष्मचंद वहां पर राजधानी लेना चाहते थे, और लेकिन उनकी वहां पर हत्या हो जाती है ना, गजवाठिंगा नामक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। तो बाद में फिर ये कार्य बालो कल्याणचंद के द्वारा इतिहासकारों के अनुसार सन 1568 ईस्वी के आसपास राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुल कितने जिलों के साथ, उत्तराखंड के कुल कितने जिले 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके यहां पर दोस्तों ऑप्शन जो है थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। इसके ऑप्शन मैं खुद दे देता हूं। ऑप्शन ए में है 2 जिलों के साथ, ऑप्शन 3 या फिर 4 या फिर 5। आपको यह बताना है कि उत्तराखंड के कुल ऐसे कितने जिले हैं जो 6 जिलों के साथ सीमा बना। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पौड़ी गढ़वाल है 7 जिलों से, तो ऐसे कितने हैं जो 6 जिलों से भी बनाते हैं। तो इनमें से आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में अभी आप जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको इसे समझाता हूं। तो आइए चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं नक्शे के द्वारा। जिन लोगों को नक्शा उत्तराखंड का मैप अच्छे से नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखो, अगर हम लोग बात करें तो ये पिथौरागढ़ जनपद है, ये चंपावत है, ये बागेश्वर है, ये अल्मोड़ा है और ये हमारा नैनीताल है। इसी तरह से गढ़वाल की बात करें, ये हरिद्वार है, ये देहरादून है, ये उत्तरकाशी है, ये दोस्तों चमोली है, ये बीच में छोटा सा रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी है, ये पौड़ी गढ़वाल है। मैं ज्यादा पर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, मैं सीधा उन पर जाऊंगा कि हमारे कितने ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो पहला तो सीधा चमोली में जाइए। देखिए, चमोली उत्तरकाशी के साथ बॉर्डर बना रहा है, चमोली रुद्रप्रयाग के साथ बना रहा है, चमोली पौड़ी के, तो 3 तो गढ़वाल के साथ बना रहा है, इधर पिथौरागढ़, इधर बागेश्वर, इधर अल्मोड़ा, 3 इधर से। तो एक तो हो गया चमोली 6 जिलों वाला, और दूसरा दोस्तों याद रखिएगा अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा देख लीजिए, एक तो बागेश्वर के साथ बना रहा है, दूसरा पिथौरागढ़ के साथ, तीसरा चंपावत, चौथा नैनीताल, 5वां चमोली और 6ठा पौड़ी गढ़वाल। तो ये 2 जनपद हमेशा के लिए याद रखिएगा, चमोली और अल्मोड़ा, ये दोनों की दोनों 6 जिलों के साथ हमारा बॉर्डर बनाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 हो जाएगी, 2 जिले हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, आज के सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी काफी बार आ चुका है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किसे माना जाता है? कोल जाति को, किरात जाति को, खश को, या फिर इनमें से किसी को नहीं है? तो इसका तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका दोस्तों जवाब देंगे और इसमें आप लोग कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन यहां पर किसे माना गया है? कोल को माना गया है। कोल, किरात, खश, ये तीनों ऐसी जातियां हैं जिन्हें सबसे आदिम प्राचीन यहां पर माना जाता है, और इनमें भी कोल को सबसे प्राचीन जाति माना जाता है। तो ये दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन थे, यानी कि 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने लाए। बाकी अब मेरा आपसे हो गया है विदा लेने का समय। इसके साथ साथ दोस्तों बस आपसे आखिर में एक विनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। अब जो है हम रोजाना आपको नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब हमें भी शर्म आती है बोलते बोलते कि भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अगर आप लोग दोस्तों हमारे साथ जुड़ते हैं और आप हमारी इन वीडियो का लाभ लेते हैं, तो वीडियो को आप जो है थोड़ा सा शेयर करने का कष्ट करें और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। बाकी अब आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा दोस्तों, बाकी मिलेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है दोबारा यूट्यूब लाइव पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार की हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और दोस्तों आज मैं फिर महत्वपूर्ण हिंदी के 15 क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इस हमारी सीरीज में दोस्तों हमारी 16 सीरीज हो चुकी हैं, हम 16 पार्ट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है दोस्तों, ये तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। वहाँ पर लाइव यूके और हिंदी क्लासेस में जाके आप इससे पिछली वाली जितनी भी वीडियो हैं दोस्तों उनको आप देख सकते हैं। वहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर इन सीरीज को पूरा किया है। तो आज की सीरीज में दोस्तों महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले दोस्तों वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और हमको कमेंट भी करना है ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। उसके अलावा दोस्तों आप सभी लोगों को प्रश्न के साथ में कमेंट करते हुए जाना है। गलत होने दीजिए, गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार गलती होगी दोस्तों वो दोबारा फिर सही हो जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, आज की महत्वपूर्ण सीरीज का पहला क्वेश्चन है। सारे ही प्रश्न दोस्तों इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपबोली गढ़वाली बोली का परिनिष्ठित रूप मानी जाती है? कौन सी उपबोली दोस्तों गढ़वाली बोली का परिनिष्ठित यानी दोस्तों होता है शुद्ध रूप मानी जाती है? अब आपके सिलेबस में दोस्तों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलियां हैं, तो इनके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लें कि गढ़वाली बोली कहाँ बोली जाती है, कुमाऊनी क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, जौनसारी कहाँ बोली जाती है, ये कौन से हिंदी के अंदर आती है। तो आपको और दोस्तों ये भी पता होना चाहिए हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, उसमें से एक उपभाषा है दोस्तों पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी के अंदर 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों गढ़वाली के बोली के अंदर उसकी उपबोलियां हैं और कुमाऊनी बोली के अंदर दोस्तों उसकी भी बहुत सारी उपबोलियां हैं। यदि हम गढ़वाली की बात करें दोस्तों, गढ़वाली की सलाणी, बधाणी, नागपुरिया, श्रीनगरी, गंगपरिया, ये गढ़वाली की उपबोली हैं। और कुमाऊनी की बहुत सारी उपबोलियां हैं, जैसे सिराली, सौरियाली, खसपरजिया, चौगरखिया और इसके अलावा दोस्तों रच भैंसी। तो ये बहुत सारी हमको 12 मंडल की क्षेत्र में बोली जाने वाली कुमाऊनी, इस प्रकार की हमको दनपुरिया, बहुत सारी हमको दोस्तों उपबोलियां मिलती हैं। तो आपको ये पूछा गया है कि गढ़वाली की सबसे शुद्ध उपबोली कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है हमारा श्रीनगरी। श्रीनगरी को दोस्तों सबसे शुद्ध गढ़वाली माना जाता है। और दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइए कि सबसे शुद्ध कुमाऊनी उपबोली कौन सी मानी जाती है, या कुमाऊनी बोली का सबसे शुद्ध रूप कौन सा माना जाता है। गढ़वाली का सबसे शुद्ध रूप दोस्तों क्या है? हमारा ऑप्शन डी श्रीनगरी। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटा गया है? आपको ये बताना है दोस्तों कि राजभाषा नियम जो कि 1976 में बनाए गए थे, इन नियमों के अंतर्गत जो हमारा संपूर्ण भारत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
3 भागों में। दोस्तों 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए थे और इसके अंदर दोस्तों संपूर्ण भारत को 3 भागों में बांटा गया था। उसका नाम था दोस्तों समूह क, समूह ख और समूह ग। जो भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने यूटी हैं, इन तीनों को ही समूह क, समूह ख और समूह ग में बांट दिया गया। दोस्तों समूह क के अंदर उन राज्यों को रखा गया जिनके राजकाज की भाषा, जिनके शासन की भाषा, जिनके शिक्षा की भाषा दोस्तों क्या थी, हिंदी थी। और ख के अंदर किनको रखा गया, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और दोस्तों हमारा चंडीगढ़, इस प्रकार के राज्यों को ख में रखा गया। और गौ के अंदर दोस्तों जो शेष बचे हुए राज्य थे उनको गौ के अंदर शामिल किया गया। तो क के अंदर किन को शामिल किया गया, इसके अंदर दोस्तों 9 से आपको 10 राज्य देखने को मिल जाएंगे जो हिंदी भाषी माने जाते हैं, हिंदी बेल्ट के अंदर आते हैं, जिनके शासन की भाषा हिंदी है, जिनके शिक्षा की भाषा हिंदी है, उनको दोस्तों समूह क के अंदर रखा गया है। और ख के अंदर आपको पता ही है 3-4 राज्य शामिल हैं और शेष जो अन्य राज्य हैं दोस्तों उनको ग के अंदर शामिल किया गया है। और अंडमान निकोबार दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि अंडमान निकोबार की शिक्षा और उसके प्रशासन की भाषा क्या है, तो उसकी शिक्षा और प्रशासन की भाषा दोस्तों हिंदी है और वो भी हमारे समूह क के अंदर शामिल है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए 3 हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में दोस्तों आपको ये बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। पहला विकल्प देखिए, संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार के अंदर शतम समूह की भाषा है। दोस्तों बिल्कुल ही सही विकल्प है। देखिए संस्कृत भारोपी भाषा परिवार की है, आपको पता ही है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार की है। उसके अंदर दोस्तों 2 समूह आते हैं, एक आता है कैंटम और दोस्तों दूसरा आता है शतम। और शतम के अंदर दोस्तों संस्कृत को शामिल किया जाता है। संस्कृत के अलावा ईरानी और इस प्रकार की भाषाएं भी दोस्तों हमारी शतम समूह के अंदर शामिल हैं। अब अगला विकल्प देखिए, संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, बिल्कुल सही है। संस्कृत के अंदर दोस्तों शब्दों के साथ में कारक चिन्हों को मिलाकर लिखा जाता है, जबकि हिंदी के अंदर दोस्तों कारक चिन्ह अलग से लिखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा संस्कृत में रामम लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से दोस्तों हिंदी में क्या लिखा जाता है, रामने लिखा जाता है। कारक चिन्हों को अलग से लिखते हैं। संस्कृत में दोस्तों कारक चिन्हों को शब्द के साथ में मिलाकर लिखते हैं, उसे कहा जाता है संयोगात्मक। अगला देखिए ऑप्शन 3, गियर्सन ने संस्कृत को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था, बिल्कुल गलत उत्तर है दोस्तों। यहाँ देखिए गियर्सन ने संस्कृत को नहीं कहा था, खड़ी बोली हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था गियर्सन ने। अगला देखिए डी ऑप्शन, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, बिल्कुल सही विकल्प है। और दोस्तों संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा 2010 में दिया गया था उत्तराखंड राज्य द्वारा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, गियर्सन ने खड़ी बोली हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा कहा था। तो सही विकल्प है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये संविधान में हिंदी वाला संबंधित क्वेश्चन है। देखिए संविधान में अंग्रेजी को कितने वर्षों तक रखने का प्रावधान किया गया था। विकल्प है दोस्तों 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 25 वर्षों तक या अनिश्चित समय तक। दोस्तों जो संविधान का भाग 17 है जो कि राजभाषा को समर्पित है, उस भाग 17 के अंदर दोस्तों एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि है 343। और इस 343 के अंदर दोस्तों प्रावधान किया गया है संघ की राजभाषा का, यानी संघ की राजभाषा क्या होगी। और इस आर्टिकल 343 के दोस्तों 3 भाग हैं, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 के अंदर ये दोस्तों ये बोला गया है कि हिंदी क्या होगी, संघ की राजभाषा होगी और उसकी लिपि क्या होगी दोस्तों, देवनागरी होगी। ऐसा प्रावधान 343 के 1 में मिलता है। 343 के 2 में दोस्तों ये बोला गया है कि हिंदी के साथ में अंग्रेजी संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक प्रचलित रहेगी। यानी संविधान लागू दोस्तों कब हुआ था, 1950 में हुआ था। तो 1965 तक हिंदी के साथ में अंग्रेजी भी प्रयोग में लाई जाती रहेगी। उसके बाद दोस्तों ये विचार था संविधान सभा का कि ये 15 वर्षों बाद समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। यहां देखिए 343 का फिर 3 देखिए क्या बोलता है कि 343 के 3 में लिखा हुआ है, यदि संसद चाहे तो अंग्रेजी को 1965 से आगे भी शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाने की अधिकारिता प्रदान कर सकती है। यदि संसद चाहे तो 1965 के बाद भी अंग्रेजी को संघ के शासकीय कार्यों में प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है, कोई भी एक्ट बनाकर या कोई विधि बनाकर। और संसद ने दोस्तों ये काम किया भी और एक एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम है राजभाषा एक्ट। और दोस्तों ये बना था 1963 में।
और इसके अंदर दोस्तों ये लिख दिया गया कि क्या होगा, 1965 के बाद संघ की राजभाषा 2 होंगी, हिंदी तो होगी ही, उसके साथ में दोस्तों अंग्रेजी भी संघ की राजभाषा होगी, यानी 15 वर्षों से आगे के लिए संसद ने इसको बढ़ा दिया राजभाषा एक्ट के माध्यम से। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रारंभ में 15 वर्षों तक के लिए प्रावधान था और बाद में दोस्तों इसको एक एक्ट के माध्यम से, राजभाषा अधिनियम के माध्यम से बढ़ा दिया गया। अगला देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगातार पूछे जाते हैं। आपको ये बताना है, जो ये शब्द है देखिए, यथेष्ट किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं। और क्रिया विशेषण के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, 4 के 4 यहां पर लिखे हुए हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यथेष्ट का अर्थ क्या होता है। यथेष्ट का अर्थ दोस्तों क्या होता है, जितना चाहिए उतना, जितना चाहिए उतना, या आप बोल सकते हैं पर्याप्त, जितना चाहिए उतना या पर्याप्त के सेंस में दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या पता चल रहा है आपको, जितना चाहिए उतना से आपको क्या पता चल रहा है, स्थान तो पता नहीं चल रहा है, रीति आपको पता नहीं चल रही है, समय आपको, काल आपको पता नहीं चल रहा है, आपको क्या पता चल रहा है, एक प्रकार की मात्रा पता चल रही है या परिमाण का आपको पता चल रहा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसकी संधि भी पूछी जाती है। दोस्तों इसके अंदर गुण संधि है और ये कैसे टूटेगा, यथा धन इष्ट करके टूटेगा। अ के बाद, आ के बाद ई बराबर दोस्तों ए, ये आपको गुण संधि के अंदर देखने को मिलेगा। तो यथा धन इष्ट बराबर यथेष्ट। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके संधि से रिलेटेड है। देखिए अध्येता में संधि है, आपको ये बताना है इस शब्द के अंदर दोस्तों कौन सी संधि है। शब्द क्या है, अध्येता है। अब देखिए कुछ शब्दों को दोस्तों आप ट्रिक के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए अध्येता में आप देख रहे होंगे, यहां देखिए य से ठीक पहले दोस्तों आधा व्यंजन वर्ण है। और आपने पढ़ा होगा यण संधि के अंदर दोस्तों, यण संधि के अंदर क्या होता है, य व और र से ठीक पहले आपको आधा व्यंजन वर्ण दिखाई देगा। अधिकांश उदाहरणों में, कुछ इसके अपवाद भी हो सकते हैं, जैसे सत्याग्रह है, सत्याग्रह में यड़ संधि नहीं है, उसमें दीर्घ संधि होती है। लेकिन दोस्तों आपको अधिकांश तो ये दिखाई देगा य व और र से ठीक पहले आधा व्यंजन वर्ण दिखाई देगा। तो यहाँ यदि हम इसके संधि की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर संधि कैसे होगी, अधिधन एता, अधिधन एता बराबर दोस्तों अध्येता। अब देखिए ई के बाद, देखिए ई के बाद असमान स्वर आने पर दोस्तों क्या हो जाता है, य हो जाता है। ई के बाद ए है तो दोस्तों यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, अध्येता बन जाएगा। और दोस्तों इसमें संधि कौन सी होगी, हमारी यण संधि इसके अंदर होगी। और यण संधि दोस्तों स्वर संधि का ही पार्ट है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए बिल्कुल सही उत्तर है, स्वर संधि इसका बिल्कुल दोस्तों आंसर होगा। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, देख लीजिए इसको पढ़िए, आप लोग कमेंट करें और लाइक भी करें। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए स्वर वर्ण। तो दोस्तों स्वर क्या होते हैं, स्वरों के उच्चारण में जो हमारी वायु होती है वो हमारे मुख द्वार से या मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो उन वर्णों को दोस्तों स्वर वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा जिन वर्णों का उच्चारण दोस्तों स्वतंत्र तरीके से होता है उनको स्वर वर्ण कहा जाता है। इसका यदि हम उल्टा देखें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में दोस्तों वायु अवरोध के साथ निकले या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो तो दोस्तों उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए स्वर वर्ण। अगला देखिए आपको यह बताना है दोस्तों, ये भी लगातार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये शब्द भंडार का क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द आपके सिलेबस में है, समानार्थी भी आपके सिलेबस में है। तो आप दोस्तों इनके जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनको जरूर याद कर लें। देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सुरसती, वीणापाणी, वाग्देवी और पद्मा। इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी पद्मा हो जाएगा, क्योंकि पद्मा दोस्तों किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। और देखिए सुरसती सरस्वती, वीणापाणी सरस्वती, वीणा को धारण करने वाली, वाग्देवी सरस्वती, वागेश्वरी सरस्वती। तो दोस्तों ये हमारे सरस्वती का पर्यायवाची है, जो ऑप्शन डी है पद्मा, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए 9वां क्वेश्चन, उधो तुम हो अति बड़ भागी,
अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा रहे हैं। जो भी दोस्तों आपके साहित्यकार वाले पोर्शन में जितने भी आपके कवि हैं, गद्य और पद्य मिलाकर दोस्तों उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको पूछ ली जाएंगी और आपको यह पूछा जाएगा कि ये किसने लिखी हैं। तो आपके साहित्य में दोस्तों 23 कवि हैं, गद्य और पद्य मिलाकर उनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं दोस्तों उनको भी आप लोग याद कर लें। इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां किसने लिखी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, आप सभी लोगों ने पढ़ी होंगी। ऑप्शन ए है सूरदास। ये पंक्तियां किसकी हैं, सूरदास जी की हैं। दोस्तों होता क्या है, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वापस लौट के नहीं आते, तो फिर क्या करते हैं, गोपियों को दोस्तों उद्धव के माध्यम से, उद्धव को अपना दूत बनाकर गोपियों के पास संदेश भेजते हैं और फिर गोपियां क्या करती हैं, एक भ्रमर के माध्यम से या एक भौरे के माध्यम से उसको एक माध्यम लेते हुए उद्धव को क्या करती हैं, भला बुरा सुनाती है, उस पर व्यंग बाण कसती हैं, उसको खरी खोटी सुनाती हैं। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि दोस्तों इसकी है। और ये पंक्तियां दोस्तों ली कहां से गई हैं, ये सूरदास की एक रचना है सूर सागर, और सूर सागर के अंदर भी दोस्तों भ्रमर गीत, एक भ्रमर गीत है। ये भ्रमर गीत की पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को आनी चाहिए। सूर सागर के अंदर दोस्तों क्या है, भ्रमर गीत है। इसके अंदर दोस्तों हमें ये पंक्तियां देखने को मिलती हैं। यदि हम सूरदास की बात करें तो दोस्तों किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं और कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। कृष्ण के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा दोस्तों इनको अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है और माना जाता है दोस्तों, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बचपन से ही अंधे थे या जन्मांध थे, और इस पे लेकर दोस्तों बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में अंधे हुए थे, कुछ का मानना है कि पहले जन्म से ही अंधे थे। और दोस्तों जो इनको अंधे नहीं मानते हैं बचपन से, उनके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि दोस्तों सूरदास वात्सल्य रस और श्रृंगार रस दोनों के ही बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं दोस्तों वात्सल्य और श्रृंगार रस के। इन्होंने अपने साहित्य के अंदर दोस्तों कृष्ण के जो जीवन का इतना अच्छा वर्णन किया है, इतना सूक्ष्म, इतना गहन तरीके से वर्णन किया है दोस्तों, तो साहित्यकार ये बोलते हैं ये एक अंधा व्यक्ति इस तरह के साहित्य को नहीं लिख सकता है केवल अनुभव के द्वारा। तो उनका मानना है कि सूरदास अंधे तो रहे होंगे लेकिन जन्मांध नहीं रहे होंगे। बाकी इनके अलावा दोस्तों इनकी सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं भी दोस्तों आप लोग याद कर लें। अगला 10वां क्वेश्चन है यूएनआई और वार्ता क्या है। आपको ये बताना है कि यूएनआई और वार्ता क्या है। दोस्तों ये आपके जनसंचार वाले पार्ट में से है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, खेल प्राधिकरण बिल्कुल नहीं है, हिंदी अनुवाद प्राधिकरण बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये क्या है, समाचार एजेंसी है। यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की समाचार एजेंसी है। समाचारों को ये समाचार स्रोतों से समाचार लेकर आती हैं और एक प्रकार की एजेंसी है। और दोस्तों यूएनआई क्या करती है, ये अंग्रेजी के समाचारों को कलेक्ट करती है, अंग्रेजी के समाचारों की एजेंसी है। इसके अलावा दोस्तों इसी की जो हिंदी सेवा है वो दोस्तों कहलाती है वार्ता। यानी यूएनआई क्या है, अंग्रेजी समाचार एजेंसी, अंग्रेजी में समाचार कलेक्ट करती है, और इसी की दोस्तों जो हिंदी सेवा है, हिंदी में जो समाचार इकट्ठा करने का कार्य करती है, जो एजेंसी है दोस्तों, उसको कहा जाता है वार्ता। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी, पंक्तियों के रचनाकार कौन है। दोस्तों उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करें, क्या होगा, रहीम होगा, सूरदास होगा, कबीरदास होगा या रसखान होगा। बिल्कुल सही इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रसखान। रसखान की ये पंक्तियां हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी। यदि दोस्तों रसखान की बात करें, ये भी हमारे भक्ति काल के कवि हैं, आपको ये याद रखना है, भक्ति काल के हैं। और इनकी दोस्तों भाषा की बात की जाए तो इन्होंने ज़्यादातर ब्रज भाषा में काम किया है। और ये भी दोस्तों हमारे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, कृष्ण के बारे में इन्होंने ज़्यादातर लिखा है। यदि इनके मूल नाम की बात करें तो दोस्तों एक मुसलमान कवि थे ये, इनका नाम था सैयद इब्राहिम। बाद में दोस्तों ये रसों की खान थे, रस के बारे में दोस्तों इनको बहुत बढ़िया नॉलेज था। इन्होंने अपने काव्य में बहुत रस का बहुत ही विशद तरीके से वर्णन किया है या उनका प्रयोग किया है। तो दोस्तों इनका नाम बाद में रसखान कर दिया गया, वैसे मूल नाम इनका सैयद इब्राहिम था। यदि दोस्तों इनके कुछ हम रचनाओं की बात करें, सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका, इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो भी दोस्तों आप लोग याद कर लें। अगला देखिए, उसने ऊंचाइयों के कई सोपान पार कर लिए हैं, मैं रेखांकित पद क्या है।
दोस्तों आपको बताना है कि उसने ऊंचाइयों के कई सोपान पार कर लिए हैं। वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है? तो रेखांकित पद दोस्तों क्या है? ऊंचाइयों है। अब हम इस शब्द के ऊपर थोड़ा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों ऊंचा शब्द। देखिए आपने गौर किया होगा दोस्तों, ऊंचा शब्द क्या है? एक प्रकार का विशेषण शब्द है। ये हमेशा दोस्तों आपने देखा होगा ऊंचा क्या होता है? हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ के उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे आपने यूज किया होगा ऊंचा पेड़, ऊंचा आदमी, ऊंचा झरना, ऊंचा जो भी ऊंची चीज है। तो इस प्रकार की दोस्तों ऊंचा क्या है? हमेशा विशेषण का कार्य करता है। यदि दोस्तों हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या है? ऊंचाई विशेषण शब्द न होके दोस्तों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये एक प्रकार का भाव बन जाता है दोस्तों। आपने कभी भी ऊंचाई पेड़, ऊंचाई आदमी नहीं सुना होगा, आपने ये सुना होगा कि उसकी ऊंचाई बढ़ गई है। एक प्रकार का दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा या भाव बन जाता है ऊंचाई। अब यहां पे क्या है? यहां पे आपको दिया गया है ऊंचाइयों, ऊंचाइयों यानी बहुवचन में। और दोस्तों जब भी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन रूप आपको दिखाई देगा अधिकांशतः दोस्तों वो क्या बन जाता है? वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा बुरा क्या है? बुरा एक प्रकार का विशेषण शब्द है। बुरा आदमी, बुरा व्यक्ति। बुराई क्या है? बुराई एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। बुराइयों दोस्तों क्या है? बुराइयों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जब भी आप भाववाचक के पीछे बहुवचन शब्द इस्तेमाल कर देंगे तो दोस्तों वो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। यहां पे इसी तरह दोस्तों ऊंचाइयों क्या है? वैसे तो एक प्रकार का ऊंचाई क्या है? भाव है, लेकिन ऊंचाइयों दोस्तों क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक हो जाएगा। अब आपको कौन सी ऊंचाई बताई गई है? एक प्रकार की ऊंचाई ये होती है हाइट वाली। एक प्रकार की ऊंचाई दोस्तों क्या होती है? जब समाज में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करके आदमी ऊपर पहुंच जाए उसको भी ऊंचाई कहा जाता है। तो आपको दोस्तों पता नहीं चल रही है कि यहाँ पर कौन सी ऊंचाई की बात की जा रही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले तो भाववाचक है, लेकिन यहाँ पर ये दोस्तों जातिवाचक हो गया है क्योंकि इसको हमने बहुवचन बना दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा पुष्कल शब्द का अर्थ है, ये आपके शब्द भंडार में से है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगातार आपको पूछे जाते हैं। पुष्कल शब्द का दोस्तों अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उत्तम और श्रेष्ठ दोस्तों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके विकल्प हैं 1799, 1680, 1780 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? हमारा विकल्प सी 1780। ये डेट आपको याद रखनी है दोस्तों। एक डेट है 29 जनवरी 1780। ये डेट आपको याद रखनी है 29 जनवरी 1780। भारत में दोस्तों एक जगह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। कलकत्ता में दोस्तों एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनका नाम भी आपको याद रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने 29 जनवरी 1780 को दोस्तों कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र, एक वीकली समाचार पत्र निकाला दोस्तों। उसका नाम था द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। और दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में उन्होंने प्रकाशित किया, ये भी आपको याद रखना है। भारत में यदि अंग्रेजी के पहले समाचार पत्र की बात करें तो दोस्तों यही था द बंगाल गजट, यानी भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ही दोस्तों यही था द बंगाल गजट। इसकी लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? अंग्रेजी थी। ये किस समय में आता था? साप्ताहिक तौर पर आता था। स्थान क्या था प्रकाशन का? कलकत्ता था। और किसने निकाला था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। तिथि क्या थी दोस्तों? 29 जनवरी 1780 थी। ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक फैक्ट और याद रखना है, ये 2 साल बाद ही यानी 1782 में दोस्तों इसका प्रकाशन बंद हो गया था। यानी ये चला 1780 से लेकर 1782 के बीच में। यदि दोस्तों हिंदी के पहले समाचार पत्र की बात की जाए तो आप सभी को पता है कौन सा था और इसका प्रकाशन कब हुआ था। ये डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कल ही वो डेट गई है। कल क्या था? हिंदी पत्रकारिता दिवस था। आप सभी लोग कमेंट करें कि वो डेट क्या है जिस दिन हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, संघ और काफिला किस प्रकार के शब्द हैं? आपको यह बताना है कि संघ और जो काफिला शब्द हैं दोस्तों ये किस प्रकार के शब्द हैं? व्यक्तिवाचक हैं, जातिवाचक हैं, भाववाचक हैं या समूहवाचक हैं? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी है समूहवाचक। संघ हमको क्या बताता है? एक प्रकार का समूह बताता है, और काफिला भी दोस्तों एक प्रकार का हमको समूह का बोध कराता है। तो दोनों के दोनों शब्द दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी समूहवाचक शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में हिंदी के इतना ही है।
बाकी इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए सीरीज लाते रहेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोस्तों हमारी पोस्ट को लाइक करना है और हमारी पोस्ट को दोस्तों शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। और दोस्तों अपने जो भी आपके सुझाव होते हैं वो हमें कमेंट में देने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी आपको कल फिर मिलेंगे इसी समय पर 9 से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।